उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते को हम पढ़ रहे थे। पिछले पीरियड में हमने देखा कि किस तरह से सूफी बुजुर्गों ने और संतों ने किस तरह से हिंदू और मुसलमान इन दो कौमों को एक जगह लाने के लिए उन्होंने कितना काम किए, और इसका असर जो है तो हमारे उर्दू अदब में भी पड़ा और मराठी अदब में भी पड़ा। ये हमने पिछले पीरियड में देखे। ठीक है, अब हम देख रहे थे सफ़ा नंबर 32 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, ये देखेंगे आज इंशाल्लाह। अरबी, फारसी और उर्दू में मरसिए को वकार हासिल है, इज्जत हासिल, वकार नहीं इज्जत। ठीक है, अरबी और फारसी में मरसिए पढ़े जाते हैं, उर्दू में भी है मीर अनीस के। मरसिया किसे कहते हैं तो ये मैंने आपको कल बताया भी हूँ। ये एक अदबी शेरी सनफ है जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। अब बाद में ये उर्दू से मराठी में भी गया, यानी इन जुबानों से उर्दू में भी आया, उर्दू से फिर ये मराठी में भी गया। मराठी में इसको रिवायती कहा जाने लगा। फर्क इतना है था कि रिवायती नोहा और बैन की कबील सनफ बनकर मराठी में गाए जाने लगे। नोहा और बैन ये क्या है, ये इंशाल्लाह हम जब हिस्सा नज़म में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मरसी की जुज़ पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो उस वक्त में आपको मैं बताऊंगा कि नोहा किसे कहते हैं, बैन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके उलट भारोड़ खालिस मराठी सनफ है। और जिस तरह से मरसिया उर्दू से मराठी जुबान में गया, इसी तरह से मराठी से भारोड़ उर्दू अदब में आए। भारोड़ अगर आपको देखना है तो आप भारोड़ सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी भारोड़ मिल जाएगी मराठी। इसमें रमजिया हकीकत को आश्कार किया जाता है। उर्दू में ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने अपना रिसाला शिकारनामा इसी स्लूब में लिखा है, और एक बहुत बड़े बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। इन्होंने जो अपना रिसाला जो निकाले थे जिसका नाम था शिकारनामा, वो भारोड़ जिस तरह से लिखी जाती है उसी अंदाज में लिखी गई थी। मराठी में एक नाथ की भारोड़ बहुत मशहूर है। उर्दू मराठी के ये अदबी धारे आगे बढ़कर महाराष्ट्र की सकाफत को भी अपने में समो लेते हैं। यहाँ की सकाफत में फुगड़ी के खेल को मजहबी तकद्दुस हासिल है। आप लोगों ने खासतौर से लड़कियों ने तो बचपन में ये खेल बहुत खेले, फुगड़ी। और फुगड़ी अगर खेल आपको भूल गए होंगे या फिर ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज उनका आस्थाना है, ये गुलबर्गा में है। आप देख सकते हैं ऊपर भी मैंने कल भी आपको इनकी आस्थाने की इनकी दरगाह की फोटो वगैरह भी बताया था। आप देख सकते हैं गेट पर इनका नाम भी लिखा हुआ है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, कर्नाटक में आती है, और यूट्यूब पर आप सर्च करके इनकी सवाने हयात वगैरह सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें जो है यूट्यूब से ली गई, सॉरी इंटरनेट से ली गई है। तो इसलिए ये जो प्रेजेंटेशन है उर्दू के ज़्यादातर प्रेजेंटेशन पिछले साल के तालिब इल्मों ने तैयार किए थे, इसलिए आपको ये कुछ इसकी क्वालिटी में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है क्योंकि ये मोबाइल से तैयार की गई प्रेजेंटेशन। तो ये देख सकते हैं आप, दरगाह का अंदर का मंजर है, ज़ायरीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये आएगा आगे नाग पंचमी का त्यौहार। ये देखिए ये खेल है, कुछ इस अंदाज में आप लोग खेलते हैं इसको, बचपन में भी आपने खेले होंगे। दो खातून हैं जो हाथ को इस तरह से पकड़कर और उसको गोल गोल घूमते हैं, और ख़ास तौर से इसको मजहबी तकद्दुस, यानी जिस तरह से आपने देखे होंगे कि गैर मुस्लिमों के त्योहारों में डांडिया भी खेला जाता है। जब खासतौर से दुर्गा उत्सव जब उनका होता है तो दुर्गा उत्सव में ये लोग डांडिया खेलते हैं, डांडिया बजाते हैं, तो वो भी एक अंदाज में डांस भी करते हैं, डांडिया भी बजाते हैं। इसी तरह इनका एक और त्यौहार है नाग पंचमी। आपके बहुत सारे इलाकों में भी ये त्यौहार मनाते होंगे, पता नहीं। वहाँ महाराष्ट्र में कई जगहों पर खासतौर से देहातों में इसको बहुत ज़्यादा ये लोग जोरों शोर से मनाते हैं, और कहते हैं कि सांप को दूध पिलाते हैं, मगर ओरिजिनल सांप तो मिलना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सांप की परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, और उसी त्यौहार के वक्त में ये लोग एक तरह का जश्न मनाते होंगे और ये खेल खेला जाता है फुगड़ी का। ये वो किताब में हमारे बताने की कोशिश की गई। नाग पंचमी के त्यौहार पर औरतें फुगड़ी खेलती हैं। इस खेल में दो औरतें एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोल घूमती हैं। घूमते वक्त जमीन पर पांव का जमाव पुश्त की जानिब, यानी पुश्त यानी पीठ की जानिब जिस्म का पूरा झुकाव होता है, इसलिए एक दूसरे के हाथों
को मजबूती से पकड़ा जाता है, पूरी कुव्वत से घूमने की वजह से सांस फूलने लगती है और हु हु की आवाज़ मुंह से निकलती है। अब आप लोगों ने खेले हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसको खेलते वक्त में किस तरह से इसको जो खेला जाता है। उसके अलावा जब ज़्यादा आप ज़ोर से इसमें राउंड घूमने लगते हैं तो हु हु की आवाज़ भी हमारे कुदरतन तौर पर मुंह से निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि कुछ मराठी औरतें ये फुगड़ी के खेल को खेल रही। मजहबी तकद्दुस यानी इसको बहुत अच्छा समझ कर खेला जाता है और खासतौर से इसी पीरियड में नाग पंचमी के त्यौहार में। ठीक है, मुकद्दस समझा जाता है, पाक समझा जाता है इस खेल को असल में। फुगड़ी खेलती हुई दो खवातीन आपकी स्क्रीन पर है, आपको एक देख कर ही आपको आपका बचपन याद आ चुका होगा इंशाल्लाह। तो आखिर में बताना क्या किस किसने फुगड़ी खेला है बचपन में, क्लास तक में। और हु हु की आवाज़ मुँह से निकलती है। फुगड़ी के खेल के इन नुकात को, ये जो सारे पॉइंट्स है, नुकात यानी पॉइंट्स, और ये चीज़ों को जहन में रखकर, दिमाग में इसको बिठाकर, ये सारे पॉइंट्स को उर्दू में बाज़ फुगड़ी नामे लिखे गए हैं। उर्दू में इस खेल को देखकर फुगड़ी नामे लिखे गए। अब फुगड़ी नामे क्या है आगे देखते हैं। एक कदीम दक्कनी शायर फरीद, एक पुराने कदीम कहते पुराने दक्कनी दक्कन के बारे में हमने कल डिटेल में मालूमात हासिल की। दक्कन कितना बड़ा इलाका था। दक्कन के थे फरीद, इनके फुगड़ी नामे जिक्र दम की तालीम दी गई। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने फुगड़ी तो कैसे कि समाज को अच्छाई की तरफ लाने के लिए, जो समाज में जो चीज़ें चल रही है उसको मद्देनजर रखकर ये काम किया करते थे। सूफी जितने भी जो होते थे, सूफियाँ जितने भी बुजुर्ग होते थे, ये लोग उस समाज में जो चीज़ चल रही है उसको देखकर ही वो अपना अमल करते थे, और या समझ लीजिए आप वो तरीका इख्तियार करते थे। अब इनका उन्होंने देखे यहाँ पर कि फुगड़ी खेल को बहुत ज़्यादा ये लोग अच्छे से खेलते हैं, इसके अंदर क्या क्या इसके पॉइंट्स है, उसको देखकर उन्होंने एक नज़म लिखे जिसको फुगड़ी नामा कहा गया। और उसमें जिक्र दम, जिक्र के बारे में, अब जिक्र दम क्या किसे कहती है समझिए। जिक्र दम बहुत अक्सर मुंबई में हल्का होता है। हल्का किसे कहते हैं, जिस तरह से हमारे घरों में कुरान खानियाँ होती है तो हल्का किया जाता है, हल्का कहते हैं उसको। और बहुत सारे इलाकों में उसको जिक्र भी कहते हैं। होता क्या है कि इशा वगैरह के बाद या फिर किसी वक्त में, एक तय वक्त में सभी घर के अफराद या फिर जो जितने भी लोग हैं वो जमा हो जाते हैं घर में, मर्द हजरात एक जगह जमा होकर अल्लाह के 99 नामों का जिक्र करते हैं। तो उसमें एक एक नाम को कई कई मरतबा जिक्र किया जाता है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो इस तरह से हर नाम का जिक्र किया जाता है। तो उसको हल्का का, माइक ऑन है किसी का, माइक बंद कर दीजिए प्लीज़। तो उसको कहते हैं जिक्र। जिक्र का मतलब होता है वजीफ़ा, अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ना। ठीक है, उसी से बना है जिक्र दम। ठीक है, चिश्ती सिलसिले में भी जिक्र किया। बहुत सारे जो सिलसिले वाले जो आप लोग होते हैं तो ये लोग जिक्र भी करते हैं। इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको मैं, अच्छा इसके दुनिया भर में तरीके अलग अलग है। क्लास मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में किस किस तरह से अलग अलग तरीक़ों से जिक्र किया जाता है। तो इंशाल्लाह हम यूट्यूब पर देखेंगे बाद में, लास्ट में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत के ने जो सिलसिले की बुनियाद यहाँ पर रखी है तो उसका नाम है चिश्ती सिलसिला। तो इसके जो बुजुर्ग थे, जो उनके जो मुरीद थे, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत के जो शागिर्द थे, वो पूरे भारत में फैले। ठीक है, दीन की इशाअत के लिए, मज़हब की इशाअत के लिए। तो अब वो जो सूफ़ी बुजुर्ग, अब वो तालीम उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत से हासिल किए थे। वो भी सूफ़ी बुजुर्ग थे, तो ये भी सूफ़ीज़्म में थे, तो यही सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनको चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी कहा गया। सिलसिले के बारे में भी मैंने कल बताया हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो सूफियों में जिक्र दम की बड़ी अहमियत है। सांस अंदर लेते वक्त अल्लाह और खारिज करते वक्त हु। तरीका ये होता था कि सांस जब हम अंदर खींच रहे हैं उस वक्त में अल्लाह, और खारिज करते वक्त में हु, इस तरह से उसको अदा किया जाता था। बाज़ सूफिया दोनों जगह अल्लाह अल्लाह के विर्द को रवा रखते थे, तो बाज़ जगह पर कोई कोई सिर्फ अल्लाह अल्लाह इस तरह से करते थे, जिक्र करते थे। तो बाज़ जगह सिर्फ हु पर इक्तिफा किया जाता है।
तो कई कहीं पर वो सिर्फ हु 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 इस तरह से भी वो करते थे। ठीक है, फरीद ने अपने फुगड़ी नामे में इसी जिक्र का रियाज कराया है। और ये जो अब मैंने इसमें पहले उन्होंने बता दिया कि कदीम दफनी शायर फरीद है, तो उन्होंने शायर साहब ने जो फुगड़ी नामा लिखे हैं तो वो अल्लाह के इस जिक्र को यानी खेलते खेलते भी इस जिक्र को वो अदा कर सकते हैं, ये उन्होंने बताने की कोशिश की अपने फुगड़ी नामे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। फकीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने, अब फकीरुल्लाह शाह ये दूसरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी फुगड़ी नामा लिखा है और उन्होंने अपने फुगड़ी नामे में क्या बताने की कोशिश की है इसको ये समझा रहे हैं यहाँ पर सैयद याहिया नशीद। सैयद याहिया नशीद कौन है? इस सबक के मुसन्निफ। तो फकीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने और पैरों के डगमगा जाने, बैलेंस होता है बिल्कुल, हाथ अगर छूट गया तो दोनों खिलाड़ी गिर सकते हैं, पैरों का भी बैलेंस बड़ा सही से रखना पड़ता है। तो डगमगा जाने से दूर फेंके जाने का खदशा, दूर जाकर गिरेंगे क्योंकि गोल गोल घूम रहे होते हैं। इस तरह सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए, सीधे रास्ते पर चलते हुए नफ्स और शैतान के वसवसों से पांव डगमगा जाए और अल्लाह की रस्सी हाथ से छूट जाए तो दोजक के अमीक, अमीक कहते गहरे, गड़े में गिर जाऊंगी। तो इस तरह से ये सूफीज़्म की तालीमात होती थी कि ताकि लोगों को समझा सकें। अब उनमें एक फुगड़ी का खेल बहुत मशहूर था तो उन्होंने फुगड़ी नामा लिखा, फुगड़ी नामे में बताने की कोशिश, खेल खेला जाता है उसमें हाथ अगर छूट जाए, पैर अगर डगमगा जाए तो गिरने। इसी तरह से जिंदगी में अगर आप सच्चे रास्ते से, सही रास्ते से, हक के रास्ते से हट जाए और शैतान के बहकावे में आ जाए और तुम्हारे हाथ से अल्लाह की रस्सी छूट जाए यानी कुरान यानी इस्लाम, तो आप दोजक के गड़े में गिर जाओगे। इस तरह से उनकी तालीमात होती थी उनको समझाने के लिए, लोगों को समझाने। फुगड़ी नामे में उन्होंने ये बताने की कोशिश की। किसने? फकीरुल्लाह शाह ने। ठीक है, मराठी लोक अदब में जाते गीत, अब ये फुगड़ी नामा खत्म हुआ, यहाँ पर जाते गीत के बारे में चल रहा है। अब जाते गीत क्या है? यानी चक्की पर गाए जाने वाले गीतों की रिवायत रही है। औरतें बिलमुम सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर अनाज पीसा करती थी। आज का टाइम खत्म हो चुका है कि आजकल औरतें कुछ भी चीज कोई भी चीज पत्थर पर नहीं पीसती है, हमारे घरों में नहीं है, देहातों वगैरह में भी अब ये चीजें खत्म हो गई। तो चक्की पीसते वक्त में क्या होता था कि काफी टाइम लगता था, बहुत मेहनत भी लगती थी और बहुत टाइम लगता था उसमें आटे को पीसने के लिए, गेहूं को पीसने के लिए। तो ऐसे वक्त में क्या करती थी कि औरतें थक भी जाती थी, छाले आ जाते थे हाथों में, तो थक जाने की वजह से क्या करते थे, अब उनका टाइम पास करने के लिए, उस आज के टाइम पर तो टाइम पास करने के लिए हमारे पास मोबाइल है और यूट्यूब है ना, व्हाट्सअप है, फेसबुक है और टेलीग्राम भी है, मगर उस ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी और टाइम पास करने के लिए टीवी भी है हमारे पास में, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो वो लोग क्या करते, गीत गाते थे, चक्की पीसते पीसते औरतें गीत गाती, और ये काम आटा पीसने का काम खास, ये उनका जो टाइमिंग रहता था ज़्यादातर सुबह का वक्त होता था। तो चक्की दिखा देता हूँ आपको, चक्की किस तरह से होती थी वो पुराने ज़माने में। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर चक्की, और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरी नजर आए। पत्थर की होती थी और इस पर एक दस्ता होता था, ये देखिए दस्ता लगा हुआ है, एक लकड़ी का हैंडल होता था, बीच में एक सुराख है, उसमें गेहूँ डाले जाते थे और इसको फिर दस्ते को घुमाया जाता था हाथ से ही, और साइड से आटा बारीक होकर निकलता था। एक बार में बारीक नहीं होता था, कई मरतबा ये अमल करना पड़ता था, तब जाके बहुत बारीक आटा होता था। और इसको बाद में फिर आटे को रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। एक चक्की यहाँ पर ये है और एक और चक्की है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आटा, इसमें आपको गेहूँ भी आपको बाजू में नज़र आ रहे हैं और चक्की भी आपको नज़र आ रही है। तो ये है वो चक्की, इसी ये चक्की की बात। अच्छा है आपके यहाँ, नाहिद के यहाँ पर है। एक आध बार आपने उसको कोशिश करके देखना, वैसी बगैर मेरे भी गांव में ये चक्की तो कोशिश